दरोगा जी की प्रेम कहानी। लखनऊ के गोमती नगर के चौराहे से एक शाम मैं जरूरी काम से रिक्शे पर सवार हुआ। रास्ते में एक साहब और चढ़ाए। रिक्शे वाला उन्हें बिठाना नहीं चाहता था, मगर इनकार भी नहीं कर सका। पुलिस वाले से कौन उलझना चाहे। ये साहब स्थानीय थाने के इंस्पेक्टर थे। किसी केस की तहकीकात के लिए हजरतगंज जा रहे थे। मैं पुलिस वालों से कम ही बात करता हूँ। सच कहूं तो उनकी शक्ल से मुझे चिढ़ है। उनके हाथों आम लोगों को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, इसका मुझे कई बार तजुर्बा हो चुका है। मैंने रिक्शे में एक तरफ सरक कर मुंह फेर लिया और बाहर देखने लगा। तभी इंस्पेक्टर साहब बोले, जनाब, लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि हमें रिश्वत लेने के लिए कितना मजबूर किया जाता है। अगर हम रिश्वत लेना बंद कर दें तो मैं कसम खाकर कहता हूं, ये जो बड़े बड़े रईस लोग सूट बूट में घूमते हैं, सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हर केस का चालान करें तो लोग हमें और बदनाम करेंगे। यकीन मानिए, रुपये की थैलियां गले लगाई जाती हैं। हम हजार बार मना करें, मगर चारों तरफ से ऐसा दबाव पड़ता है कि मजबूरी में लेना पड़ता है। मैंने हल्का सा तंज कसते हुए कहा, जो काम रुपए लेकर होता है वही बिना रुपए के भी तो हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब हंस पड़े। वह तो बिना मजा का गुनाह होगा साहब। पुलिस वाला कोई संत तो है नहीं। और मेरा मानना है, शायद ही कोई इंसान इतना बेगैरत हो। मैंने तो बड़े बड़े धार्मिक लोगों को भी देखा, पर कोई फरिश्ता नहीं मिला। मैं कुछ जवाब देने ही वाला था कि एक सज्जन लंबी कुर्ती और टोपी पहने रिक्शे के सामने से गुजरे। इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया। शायद उनका हालचाल पूछना चाहते थे, मगर उस शख्स ने सलाम का जवाब गालियों से दिया। रिक्शा कुछ कदम आगे बढ़ा तो वह साहब पत्थर उठाकर हमारे पीछे दौड़े। रिक्शे वाले ने रिक्शा तेज किया। उस शख्स ने भी रफ्तार बढ़ाई और पत्थर फेंका। मेरा सिर बाल बाल बचा। दूसरा पत्थर हमारे सामने गिरा। तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि इंस्पेक्टर साहब के घुटने पर लग गया, मगर तब तक रिक्शा इतना आगे निकल चुका था कि हम पत्थरों की मार से बच गए। हाँ, गालियों की बौछार अभी भी जारी थी। जब तक वह शख्स नजरों से ओझल नहीं हुआ, हम उसे एक हाथ में पत्थर लिए गालियां बकते देखते रहे। जब थोड़ा सुकून मिला, मैंने इंस्पेक्टर साहब से पूछा, ये कौन साहब थे, कोई पागल तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब ने घुटना सहलाते हुए कहा, पागल नहीं, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने सोचा था कि वह पुरानी बातें भूल गया होगा, वरना मैं सलाम करने की भूल क्यों करता। मैंने पूछा, आपने शायद इसे किसी केस में सजा दिलाई होगी। लंबी कहानी है साहब, बस इतना समझ लीजिए, अगर इसका बस चले तो मुझे जिंदा निकल जाए। अब तो यह कहानी सुने बिना रहा नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर साहब ने करवट बदलकर कहा, ठीक है, सुनिए। कई साल पहले मैं हजरतगंज में ही तैनात था। जवानी के दिन थे, खुअर सिस्टम, खून गर्म था। मेरे और इंस्पेक्टर साहब की बातचीत उस रात की ठंड में और गर्म हो गई थी। मैंने पहले ही उनकी शक्ल से चिढ़ होने की बात कही थी, लेकिन अब उनकी कहानी सुनने की उत्सुकता ने मुझे बांध लिया। तो बात ये थी, इंस्पेक्टर साहब ने शुरू किया, मैं उस वक्त हजरतगंज में था। नया नया इंस्पेक्टर बना था। जवानी का जोश था। उसी दौरान एक खूबसूरत लड़की से आंखें चार हो गईं। नाम था उसका नूरजहां। बाजार की औरत थी, मगर इतनी शालीनता, इतनी वफादारी, इतनी नजाकत मैंने कहीं नहीं देखी। 2 साल तक हमारा साथ ऐसा रहा कि आज भी उसकी याद में आंसू आ जाते हैं। मगर कहानी को लंबा नहीं करूंगा। 2 साल बाद मेरा तबादला हो गया। दिल टूट गया था। इस्तीफा देने का मन था। नूरजहां को जब यह खबर मिली तो वो बेसुधा हो गई। मेरे पास 3 दिन थे। हमने वो 3 दिन साथ बिताए, तरह तरह की योजनाएं बनाते हुए। मैं पागलों की तरह कहता था कि लखनऊ छोड़कर दिल्ली चलते हैं, वहां कोई दुकान खोल लेंगे। मगर वो समझदार थी। बोली, पहले जाकर वहां सेटल हो जाओ, फिर मुझे बुला लेना। आखिरी दिन जुदाई की घड़ी आई। मैंने वादा किया कि 2-3 दिन में बुला लूंगा, मगर अफसोस, वो 2-3 दिन कभी नहीं आए। शुरुआती दिन अफसरों से मिलने और नए इलाके की देखभाल में निकल गए। फिर घर से खत आया कि मेरी शादी पक्की हो गई है। शादी की खुशी में नूरजहां की याद धुंधली पड़ गई। शादी के बाद बीवी के साथ लौटा तो उसकी याद और भी फीकी हो गई। उसने 1 महीने बाद खत भेजा, मगर मैंने जवाब नहीं दिया। डर था कि कहीं वो आ धमके तो बीवी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। साल भर बाद एक केस के सिलसिले में हजरतगंज आना हुआ। नूरजहां की याद आई। सोचा, चलकर देखूं वो कैसी है। मैंने अपने खत न भेजने का बहाना तैयार कर लिया और उसके घर पहुंच गया।
मकान पहले से बेहतर हालत में था। दिल को तसल्ली हुई कि उसकी जिंदगी इतनी खराब नहीं है। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने कहा, अरे, इतनी जल्दी भूल गई? मैं हूं, बशीर। कोई जवाब नहीं आया। आवाज उसकी ही थी, मगर दरवाजा नहीं खुला। जरूर नाराज है, मैंने सोचा। फिर मैंने अपनी मुसीबतों का रोना शुरू किया। 15 मिनट बाद दरवाजा खुला। नूरजहां ने इशारे से मुझे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कहा, मैं माफी मांगने आया हूं। नया इलाका इतना खराब था कि वक्त ही नहीं मिला। वो जमीन की ओर देखते हुए बोली, माफी किस बात की? मेरा तुमसे कोई निकाह नहीं था। तुम्हारा दिल कहीं और लग गया तो मेरी याद क्यों आती? जैसा और लोग करते हैं वैसा तुमने किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों बाद आए? खैरियत से तो हो? किसी तरह जिंदा हूं। जुदाई में घुलते घुलते ये तोंद निकल आई। उसने तंज कसा। मैंने झेंपते हुए कहा, यह सब उस इलाके के पानी का कमाल है। वैसे तुमने तो मेरी याद ही भुला दी। उसने तेज नजरों से देखा। खत का जवाब तक नहीं दिया। और मुझ पर इल्जाम? मैं तुम्हें शुरू से बेवफा समझती थी। तुम्हारी शादी की खबर भी मुझे मिली थी। कैसे मालूम हुआ? मैंने हैरानी से पूछा। ये पूछने की जरूरत नहीं। बेवफा बहुत देखे, मगर तुम सबसे आगे निकले। मैंने कोट उतारा, जूते खोले और खाट पर लेट गया। नूरजहां, इतनी बेरहमी ना करो। मैं अपनी गलतियां मानता हूं। एक पान तो खिलाओ। सच कहो, तुम्हें मेरा कोई ख्याल भी आता है? वो पानदान खोलकर पान बनाने लगी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने घबरा कर पूछा, ये कौन आ गया? उसने होंठों पर उंगली रखी। मेरे शौहर हैं। तुम्हारी बेवफाई के बाद मैंने इनसे निकाह कर लिया। मैंने गुस्से में कहा, पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो उलटे पांव लौट जाता। मुझे क्या पता था कि ये इतनी जल्दी आ जाएंगे। तुम इतनी दूर से आए थे। तुम्हारी खातिर तो करनी थी। ये भी कोई खातिर हुई? मैंने ताने मारे। दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होने लगी। नूरजहां कांप रही थी। या अल्लाह, रहम कर। बस यही निकल रहा था। बाहर से आवाज आई, क्या सरे शाम सो गई? अभी तो 8 भी नहीं बजे। दरवाजा तोड़ दूंगा। मैंने गिड़गिड़ाया, खुदा के लिए कोई छिपने की जगह बताओ। पिछवाड़े का दरवाजा नहीं है। संडास? वो सबसे पहले वहीं जाएंगे। वो सामने की कोठरी? हाँ, मगर कहीं खोलकर देख लिया तो? क्या बहुत ताकतवर है? तुम जैसे दो को बगल में दबा लें। तो कोठरी खोलो। वो अंदर आएगा, मैं भाग जाऊंगा। नूरजहां ने कोठरी खोली। मैं अंदर घुस गया। दरवाजा बंद हुआ। उसने सदर दरवाजा खोला। एक पहाड़ सा आदमी अंदर आया। सो रही थी? उसने पूछा। हाँ, जरा आंख लग गई थी। मुझे लगा तुम किसी से बात कर रही थी। वहम है तुम्हारा। कोई था जरूर। छिपाया कहाँ है? सारा घर पड़ा है, देख लो। उसने कुंजियों का गुच्छा उठाया और मेरी कोठरी की ओर बढ़ा। ताला खोलने की कोशिश की, मगर चाबी नहीं मिली। इस कोठरी की चाबी कहाँ है? उसने पूछा। लकड़ियों से भरी है। नूरजहां ने बनावटी हैरानी दिखाई। चाबी दो। नहीं मिल रही? तो मैं तोड़ दूंगा। मैं कोठरी में दम साधे खड़ा था। मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यह मुसीबत क्यों मोल ली। उसने दरवाजा धमधमाया। मेरी रूह कांप गई। ऊपर देखा तो एक मचान दिखी। उचक कर चढ़ने की कोशिश की। तभी मचान पर एक सज्जन को देखा। कुर्ती, टोपी, घड़ी पहने उकड़ू बैठे थे। अब समझ आया कि नूरजहां ने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों की। दरवाजे पर जोरदार चोटें पड़ी। किवाड़ टूट गए। वो लालटेन लिए अंदर घुसा। मुझे देखते ही बोला, अच्छा, यहीं तशरीफ रखते हो? आओ, खातिर करूं। उसने मेरा हाथ पकड़कर ऐसा धक्का मारा कि मैं आंगन में औंधा गिर पड़ा। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। वो छुरा लिए मेरी गर्दन की ओर बढ़ा। तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं बेकसूर हूं। मैं मियां साहब के साथ आया था। कौन मियां साहब? उसने गरज कर पूछा। वही जो मचान पर बैठे हैं। मैं तो उनका नौकर हूं। उसने मचान की ओर देखा। वो सज्जन सिमटे हुए डरे सहमे बैठे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने उनका हाथ पकड़कर झटका दिया। वो धड़ाम से नीचे गिरे। तू कौन है? उसने पूछा। मैं, मेरा मकान, ये मेरा नौकर नहीं। वो बड़बड़ाए। क्यों आया था? इस बदमाश ने मुझे धोखे से लाया। उसने मेरी ओर इशारा किया। मजे उड़ाने आया था ना? उसने छुरा निकाला और उनकी नाक पर वार कर दिया। मैं मौका पाकर भाग खड़ा हुआ। पीछे से चीखें सुनाई दी। इसके बाद मैंने कभी उस गली का रुख नहीं किया। वो पत्थर फेंकने वाले वही सज्जन थे
जिनकी नाक कट गई थी, आज न जाने कहां से दिख गए और मैंने सलाम करके अपनी शामत बुला ली। मैंने कहा, हाँ, उनकी नाक चिपटी सी थी, आपने उन्हें अच्छा चरका दिया। और करता क्या, उस वक्त अपनी जान बचाना जरूरी था, वरना नौकरी और इज्जत दोनों जाती। मगर अब उससे होशियार रहना पड़ेगा। इतने में गोमती नगर चौराहा आ गया और हम अपनी अपनी राह हो लिए। समाप्त।